मेघराज लगाएंगे भी थोड़ी देर में आ जाएंगे वो। ठीक है। भाई बच्चों देखो इधर, आवाज नहीं। देखो एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का, पीछे दिख रहा है? देखो इधर बच्चों, इसमें यूपीएससी में जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो जब मेंस का फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें आईएएस में या अखिल भारतीय सेवाओं में जितनी पोस्ट होती है लगभग 27-28 प्रकार की पोस्ट होती है जिनका एक साथ एग्जाम लिया जाता है। और जब मेंस का फॉर्म भरा जाएगा तो उस मेंस के फॉर्म में वो 27-28 पोस्ट सारी मेंशन होंगी। तो आपको इन पोस्टों के सामने अपनी प्रायोरिटी लिखनी है कि आपका कौन किसका मन है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलनी चाहिए या आपकी कौन सी इच्छा है कि आपको वो पोस्ट मिले, तो उसी के हिसाब से आप उस पर प्रायोरिटी लिखते हो। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे आईएएस है तो सबकी इच्छा होती है आईएएस बनने की, तो सबसे पहले उस पर नंबर 1 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं मेंस और इंटरव्यू में तो आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके नंबर या आप मेरिट में अच्छे नंबरों से नहीं हैं तो जो भी आपने प्रायोरिटी डाली हुई है उसी के अनुसार आपको पोस्ट मिलती जाएगी। जैसे पोस्ट कितनी है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है। ये यहाँ पर एफ का मतलब है इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट नहीं, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। आईआरएस इंडियन रेलवे सर्विस और एक आईआरएस है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिससे इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं डायरेक्ट इस आईआरएस से। तो इसी तरह से जो 27-28 पोस्ट है आप उसमें प्रायोरिटी डाल दी कि नंबर 1 पर आईएएस, नंबर 2 पर आईपीएस, नंबर 3 पर आईआरएस, इस तरह से जो भी जिसकी च्वाइस है। इसी तरह से अगर हम भारत में स्टेट और यूटी की बात करें तो 28 तो है स्टेट और 8 है यूटी। टोटल संख्या बैठती है 36। ये जो पोस्ट होती है अभी बताया था अखिल भारतीय की सेवाएं कितनी है, 3। कौन कौन सी? आईपीएस और आईएफएस।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और ये है भारतीय कौन सी फॉरेस्ट, भारतीय वन सेवा। यहाँ एफ का मतलब फॉरेस्ट सर्विस नहीं है, ये फॉरेस्ट सर्विस अलग है और ये फॉरेस्ट सर्विस अलग है। तो वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा है, IAS, IPS और IFS। ये जो IAS, IPS है प्लस ये टोटल 27-28 जो पोस्ट है, इनका एग्जाम एक साथ कंडक्ट करा जाता है और IFS का एग्जाम अलग से होता है। ये सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ही इसमें बैठ सकते हैं और ये जितनी पोस्ट है इनमें सभी कोई साइंस बैकग्राउंड का हो या कोई आर्ट साइड का, वो सभी इनमें बैठ सकता है या फॉर्म परीक्षा दे सकता है। इसमें ये जो 2 सेवाएं हैं IAS, IPS, इनमें जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है वो भारत में कहीं पर भी अपनी सेवा दे सकता है, यानी कि उसका जो सिलेक्शन होगा वो होगा कैडर के बेस पर। पूरे भारत को, जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी है, टोटल 36 है, इन पूरे 36 यूटी और स्टेट को, अच्छा मुझे जब जितना पता है उसमें 24 कैडरों में बांटा गया है, मतलब पूरे भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसमें भी जैसे यूपी है, MP है, बिहार है, ये मान को चलो कि जितने बड़े स्टेट हैं उन्हीं का खुद का अपना एक कैडर है, और जो छोटे स्टेट हैं और जो यूटी है उन्हें मिलाकर एक कैडर बनाया गया है। तो कुल मिलाकर बैठते हैं 24 कैडर। तो जैसे आपने इन पोस्टों पर प्रायोरिटी डाली थी, इसी प्रकार आपको कैडर पर भी प्रायोरिटी डालनी है कि आपका अगर सिलेक्शन होता है IAS में तो आप किस कैडर में जाना चाहोगे। अगर आप यूपी के हैं तो जाहिर सी बात है फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यूपी पर रहेगी, तो हम पहला नंबर डालेंगे यूपी, दूसरा नंबर डालेंगे हम MP, तीसरे पे लिख देंगे हम, जैसे चौथे पर है महाराष्ट्र, तो हम तीसरे नंबर की प्रायोरिटी महाराष्ट्र को देंगे कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है IAS में तो मुझे कौन सा कैडर मिलना चाहिए, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। तो इस तरह से ये कैडर बढ़ते हैं और जितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनमें IAS, IPS, IFS, IRS, इनमें सिर्फ 2 IAS और IPS में ही सिर्फ कैडर अलॉट होते हैं। आपका IFS में IRS, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनमें कोई कैडर नहीं है। कैडर किन में है? बस IAS और IPS, सिर्फ इन्हीं 2 पोस्टों में आपको कैडर डालना है और सब में कैडर की आवश्यकता नहीं है। ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि अगर हम कहें दिल्ली की ही जॉब है, अधिकतर यहाँ पर पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में ही हो जाती है। लेकिन जो IAS, IPS है, क्योंकि इनकी जो पोस्ट है वो स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला, वहाँ पर बनी हुई है, तो ये जो अपनी सेवाएं हैं वो किसी ना किसी स्टेट में जाकर ही दे सकते हैं। क्लियर है? और ये ध्यान रखना, ये जो IAS, IPS है, इन दोनों में भी आपको अलग अलग कैडर में प्रायोरिटी देनी होती है। नहीं समझे? आपका IAS का कैडर अलग है, IPS का अलग है। आप चाहें तो IAS में अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं यूपी, और IPS में आप प्रायोरिटी दे सकते हैं महाराष्ट्र की नंबर 1। अगर आपको सिंघम बनना है तो आप IPS दे सकते हैं। क्लियर? तो कैडर एक नहीं है कि आपको सिर्फ IAS का ही कैडर डालना है। आप IAS, IPS में दोनों में कैडर चेंज कर सकते हैं कि अगर मैं IAS बनना चाहता हूं, अगर बनता हूं तो मुझे अपना स्टेट मिलना चाहिए यूपी, लेकिन अगर मैं IPS में सिलेक्ट होता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र में जाकर अपनी सेवा दूं, तो आप IPS में अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी महाराष्ट्र लिख सकते हैं और IAS में यूपी। और जो चीजें हैं, जब आप मेंस का फॉर्म भरोगे, शुभकामनाएं हैं, आपकी वो सारी क्लियर हो जाएगी।
अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनकी यहाँ पर पहले से जो पॉलिटी इंडियन पॉलिटी चल रही थी वो हो चुकी है, कुछ भी पोर्शन, मतलब सब पहली बार ही पढ़ोगे? भाई आवाज बहुत कर रहे हो। देखो, आज से हमारी क्लास जो है कंटिन्यू हो जाएगी। इससे पहले जो 2 क्लास हुई थी उसमें मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फिगर बनवाए थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो विधायिका थी, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, उसमें कौन कौन शामिल था? भूल गए? अगर हम सरकार की बात करें, सरकार के कितने अंग थे? 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। विधायिका को हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं, संसद भी कहते हैं। और संसद किससे मिलकर बनी थी? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये हमारा सारा का सारा सिलेबस भी है। अगर हम सिलेबस के रूप में देखें, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, कार्यपालिका। कार्यपालिका को हमने 2 भागों में बांटा था, एक थी हमारी पॉलिटिकल, एक थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव। पॉलिटिकल के हेड थे भारत के प्रधानमंत्री प्लस उनकी मंत्री परिषद। इसी तरह से जो न्यायपालिका थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इसी तरह से थी हमारी स्टेट जो गवर्नमेंट है उसकी स्ट्रक्चर। देखो, हमारा जो संविधान है, संविधान के अंदर जिस भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी संस्था के बारे में अगर उसके बारे में डिटेल दी हुई है तो हम उसे ये कहेंगे कि वो हमारी संवैधानिक पद है या संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में भारत के संविधान में दिया हुआ है, आर्टिकल 52 से 62 तक, और भी उनके बहुत सारे अनुच्छेद हैं। तो जो राष्ट्रपति है ये हमारे संवैधानिक पोस्ट हो जाएगी, संवैधानिक पद हो जाएगा। क्लियर है? जैसे एक थी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, इसके बारे में डिटेल है आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूपीएससी जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना? अच्छा, जिस संस्था, जिस पोस्ट या जिस अधिकारी के बारे में डिटेल संविधान में नहीं है, हम उसे कहेंगे कि ये संविधान से बाहर है, उसे कहेंगे हम गैर संवैधानिक पद, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। क्लियर है? तो हेडिंग डालो संवैधानिक पद, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट।
नंबर 1 है, इसे नोट करना है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसके बारे में डिटेल है हमारी आर्टिकल 76 में। हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। चल नहीं रहा था क्या? ठीक, दो मिनट। हमारे संविधान में जिस पोस्ट के बारे में डिटेल दी गई है उसे कहा जाता है कि संवैधानिक पद, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। पोस्ट कहो, अगर कोई पद है तो पोस्ट है, अगर कोई संस्था है तो वो इंस्टीट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट। और जिस पद या संस्था के बारे में संविधान के अंदर डिटेल नहीं है उसे कहा जाता है गैर संवैधानिक पद, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या इंस्टीट्यूट। और हेडिंग डालनी है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक पद। इसका मतलब यह है कि हम जिन पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में जो डिटेल है वो संविधान के अंदर है, और जिस भी पोस्ट के बारे में संविधान के अंदर डिटेल होगी उससे रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल या अनुच्छेद जरूर हो। तो इसमें पहला है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह है आर्टिकल 76 में। अच्छा, डिटेल से अंदर होगा, अभी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं। और अगर हम इसे एक लाइन में डिफाइन करें तो ये भारत सरकार का सरकारी वकील होता है, ठीक है, कानूनी सलाहकार। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस करना चाहते हो तो उस केस की कार्रवाई भारत सरकार की ओर से ये व्यक्ति करेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कोई बता सकता है अभी कौन है? के वेणुगोपाल, वेरी, जो भारत के इस समय महान्यायवादी है। दूसरा है हमारा कैग, भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में जो डिटेल है वो है आर्टिकल 148 से 151 तक। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। आर्टिकल है इसमें 148 से 151 तक। ये कौन है? कृष्ण मुर्मू। अच्छा, मुर्मू है भारत के वर्तमान विधायक, लेकिन ये काम क्या करती है संस्था? एक प्रकार की संस्था है, बस ये ध्यान रखो, गरीब जो भी सरकारी पैसा खर्च होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे, उस पैसे की जो ऑडिट है, ऑडिट का मतलब लेखा जोखा कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है, कितना पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, ये सब डिटेल ये संस्था लाती है, जिसको बोलते हैं कैग, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा है हमारा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। इसके बारे में डिटेल है आर्टिकल 280 में, 280 फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है हमारा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यूनियन पब्लिक
सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसके बारे में डिटेल है आर्टिकल 315 से 323। अजय भारत में अखिल भारतीय सेवाएं एनडीए सीडीएस, ये जो एग्जाम है ये संस्था कराती है, ये इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 323 से 329 तक। किससे? सॉरी क्या बोला मैंने? 23 से 324, 324 से 329। से 329। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी आयोग, शेड्यूल कास्ट कमीशन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। आर्टिकल 1 में 338। नेक्स्ट है एसटी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, जनजाति होते हैं आदिवासी, शेड्यूल ट्राइबल कमीशन। आर्टिकल है 338 का क्लोज ए, 338 का क्लोज ए। 338 में है एससी आयोग, 338 के क्लोज ए में है एसटी आयोग, और एक है हमारा राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अदर बैकवर्ड कमीशन। क्या करें? ओबीसी कमीशन। और ये है 338 से आर्टिकल चल रहा है, 338 का क्लोज बी। तीन सौ 338 में है एससी आयोग, 338 के क्लोज ए में है एसटी, और 338 के क्लोज बी में है कौन सा? ओबीसी आयोग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, गैर संवैधानिक पद। देखो हिंदी में गैर संवैधानिक पद भी है और संविधान उत्तर है, मतलब संविधान से बाहर, ये दूसरा वर्ड है इसके लिए, और अंग्रेजी में है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। नंबर 1 है नीति आयोग,
अच्छा, इनके बारे में आर्टिकल होगा नहीं होगा? नहीं होगा। इनके बारे में जो डिटेल है, जो संस्था लिखवाने के लिए जा रहा हूँ, इसके बारे में कोई भी डिटेल संविधान के अंदर नहीं है। इनका निर्माण संविधान से बाहर हुआ। नंबर 1 है नीति आयोग। कोई बताएगा नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? प्लानिंग कमीशन की, योजना आयोग के स्थान पर। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया नीति। राष्ट्रीय परिवर्तन, हिंदी में अजीब सा है, अंग्रेजी में याद रखते हैं, ठीक है। नंबर 2 है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये जो नीति आयोग है, ये क्या काम करता है? वेरी गुड। संपूर्ण देश के डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो बनाता है नीति आयोग। इससे पहले काम करता था योजना प्लानिंग कमीशन, लेकिन अब योजना के स्थान पर है नीति आयोग। दूसरा है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है या रिश्वत लेता है तो आप उसकी शिकायत किस संस्था के पास कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब बोला है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। जैसे अगर आप एसबीआई या पीएनबी बैंक में अपना कुछ काम कराने के लिए जा रहे हो और अगर वहां पर आपके साथ कोई रिश्वत वगैरह की मांग करता है तो आप उनकी शिकायत इस संस्था के पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अन्वेषण होता है जांच करना। अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। ये इन्वेस्टिगेशन करती है और अगर राज्य सरकारों को किसी केस के बारे में अपनी जांच करानी है तो सीबीआई के पास रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप हमारे यहाँ पर एक केस है, चाहे कोई मर्डर केस हो या कोई किसी भी तरह का केस हो, तो सीबीआई के पास रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है कि हमारे यहाँ पर जो केस है आप उसको इन्वेस्टिगेट करो। सीबीआई किसी राज्य सरकार के केस के बारे में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। क्लियर? नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग, सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। केंद्रीय सूचना आयोग, सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इस कानून को लागू करने का अधिकार किसी के पास है, जो एक सबसे बड़ा आयोग है, सीआईसी। नेक्स्ट है लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल तथा लोकायुक्त अंग्रेजी हिंदी में एक ही नाम है। ये क्या है? अच्छा, ये देखो, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है अगर वो भ्रष्टाचार करता है, हम नीचे से लेते हैं ऑफिस के बेस पर, तो कलर के बेस पर, तो अगर कलर कोई रिश्वत देता है
तो उसका जो सुपीरियर अधिकारी होता है, आप उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हो, शिकायत। लेकिन जो हाईएस्ट पोस्ट पर बैठे हुए हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी या जो मंत्री हैं या जितने भी सांसद हैं, अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो उनकी शिकायत कहाँ की जाएगी? तो इसके लिए एक कानून बना है 2014 में, 1968 से 1968 से लेकर 2014 तक ये जो लोकपालिका कानून था, बिल, ये पास नहीं हो पाया। पास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जितने भी सांसद थे वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई संस्था आके हमारी जांच करे, इसलिए कभी बिल पास नहीं हो पाया। अच्छा, जितने भी एमपी हैं, जब इनके कोई जिनका बिल आता है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और जब चुनाव आता है तो ये दूसरे की काम करते हैं। इन्हें जब भी अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो आसानी से बिल पास करा लेते हैं, कोई भी वाद विवाद नहीं करता। और जब कोई देश के लिए कोई कानून बनता है तो उस पर देखना पक्ष और विपक्ष की कितनी तकरारें। तो लोकपाल बिल इसलिए पास नहीं हो पाया था, 1968 में पहली बार पेश किया गया था और 2014 तक ये बिल पास नहीं हो पाया। आप लोगों को ध्यान होगा कि समाज सेवी थे अन्ना हजारे, इन्होंने 2013 में जो दिल्ली में आंदोलन किया था वो किसी के ऊपर था, लोकपाल। तो जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो आप उनकी शिकायत इस संस्था के पास कर सकते हैं। अच्छा, जितनी भी चीजें डिटेल इनके अंदर आएगी, अभी उसके हम साइलेंस की बात करें। और राज्यों में अगर राज्य का मंत्री, राज्य का एमएलए या एनएलसी या कोई भी मंत्री या कोई सीनियर अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उसकी शिकायत राज्यों में है लोकायुक्त और सेंट्रल गवर्नमेंट में है लोकपाल। एक है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। भारत में अगर कहीं पर आतंकवादी घटनाएं घटित होती हैं तो उस केस की जो इंक्वायरी है ये संस्था करेगी। और इसका गठन किया गया था जो मुंबई में हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद NIA। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है इसमें ही राष्ट्रीय महिला आयोग, वैसे भी एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की भी कोई चल रही है, महिला का भी है, ठीक है, SC का भी है, ST का भी है, OBC का भी है, लेकिन जो पुरुष है उनके लिए कोई आयोग नहीं है। तो जो प्रताड़ित हुए हैं कभी महिलाओं से, तो उनकी भी आवाज है कि भाई एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी होना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। देखो ये जितने भी गैर संवैधानिक पोस्ट या पद हैं, इनके बारे में कोई डिटेल संविधान में नहीं है। और यहाँ से भी कभी ना कभी एक क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से किस संस्था के बारे में संविधान में वर्णन नहीं है?
ए ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। बी ऑप्शन है यूपीएससी। सी ऑप्शन है नीति आयोग। और डी ऑप्शन है कैट। कौन सा हो जाएगा? सी, नीति आयोग। या इसी में क्वेश्चन चेंज कर देगा, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक पोस्ट है या पद है। 3 नाम तो दे देगा बाहर से, जैसे दे देगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, तीसरा दे देगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और चौथा दे देगा सीबीसी। क्या होगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अच्छा, मुझे कुछ बच्चे बता रहे थे कि 1-2 बार जो स्टार्टिंग है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वो हो चुकी है। अच्छा, कितने बच्चे पढ़े हैं यहाँ पर शुरुआत से? हाथ उठाना। ठीक है, देखो भाई हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति है एक तो वो सरकार के भी अंग है और जो हमारी पार्लियामेंट है संसद, राष्ट्रपति उसके भी एक भाग है। संसद किससे मिलकर बनी है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को संसद का भाग क्यों बना गया है? कारण क्या है? हमारे पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, 2 हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा।
भारत के लिए जब भी कोई नया कानून बनेगा तो भारत की जो संसद है कोई नया कानून संसद बनाएगी, पार्लियामेंट। अगर कोई पहले से कानून चल रहा है, अगर उसे भी खत्म करना है तो ये काम भी भारत की संसद करे। जब किसी विषय पर कोई कानून बना जाता है तो संसद के जो दो सदन हैं वो बिल, वो प्रस्ताव दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। जब दोनों सदनों में कोई प्रस्ताव या बिल पास हो जाता है तो उसके बाद वो जाता है भारत के राष्ट्रपति के पास। जब भारत के राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं तो उसके बाद ही वो बिल कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। जब तक राष्ट्रपति इस बिल पर साइन नहीं करेंगे कोई भी बिल कानून नहीं बनेगा। तो संसद में राष्ट्रपति का इंपोर्टेंस इसलिए है कि जब तक राष्ट्रपति किसी बिल पर साइन नहीं करेंगे वो बिल कानून नहीं बनेगा। और अगर हम सरकार की बात करें, भारत सरकार के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम बात करें, एक तो भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, एक उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सब शामिल होते हैं। हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति की कंपेयर कर रहे हैं 2 पॉइंट में प्रधानमंत्री से। देखो पहले समझ लो, उसके बाद में पॉइंट लिखूंगा। पहला तो जो राष्ट्रपति है वो भारत के प्रथम संवैधानिक व्यक्ति है, या राष्ट्रपति का पद भारत का प्रथम संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, स्टेट हेड होते हैं। देश के प्रमुख होते हैं, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, या राष्ट्र के नाम पर यहाँ पर आपको राज्य भी मिलेगा, राज्य के प्रमुख। तो राज्य के प्रमुख का मतलब यहाँ किसी स्टेट से नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब हो रहा है संपूर्ण भारत से। तो जो राष्ट्रपति है वो स्टेट के हेड होते हैं, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट के हेड, सरकार के हेड। ध्यान रखना, राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। सरकार किसकी सरकार? लोकसभा में जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, मेजोरिटी मिली है, वो पार्टी आने वाले 5 सालों में अपनी सरकार बनाती है। ये जो पार्टियां हैं ये गवर्नमेंट या सरकार क्यों बनाती है? पार्टियां सरकार क्यों बनाती है ये बताओ। बहुमत मिल जाता है तो एक वोट है। देश चलाने के लिए। और कोई? देखो भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, कौन बना रहे? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। देखो भारत में एक शब्द है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर भी लोकतंत्र होगा वहां पर चुनाव जरूर होंगे। और चुनाव कौन करेगा? वहां पर जो चुनाव होंगे वहां की जो जनता है वो चुनाव करेगी। अगर हम लोकतंत्र को तोड़े, लोक मतलब पब्लिक और लोक मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब जनता, और तंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम या सरकार। जनता की सरकार। जनता की सरकार कैसे? कि जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है अपने प्रतिनिधियों का, क्योंकि जनता के पास टाइम नहीं है देश चलाने का, इसलिए जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है भारत की संसद में और उसे ये काम देती है कि आप हमारे बिहार पर जो देश है उसमें काम करो या देश को चलाओ। अच्छा, जितनी भी पार्टियां हैं वो जनता से कुछ वादे करती हैं कि अगर आप हमारा
अगर आप हमें चुनकर सेंट्रल गवर्नमेंट या संसद में भेजते हो तो हम देश के लिए और जनता के लिए ये काम करेंगे, मतलब कुछ प्रोमिस करती है। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी सरकार आई है उसने जो वादे किए हैं वो पूरा करने के लिए आती है। 5 साल में उसने पब्लिक से जो वादे किए, और वो वादे होते हैं काम के रूप में। किसके रूप में? काम के रूप में। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, इन्हीं कामों को मंत्रालयों में बांट दिया गया है। सरकारें जो काम करती है उन कामों को मंत्रालयों में बांटा है। मंत्रालय कैसे? अगर भारत सरकार को कृषि के फील्ड में काम करना है तो उसके लिए इसने एक मंत्रालय बना दिया है, कृषि मंत्रालय। तो इस तरह से जो भी सरकार है वो कुछ काम करती है और उन कामों को बांट दिया है मंत्रालय। और सरकार, ये बताओ, जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किसका किया है? राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का। ध्यान रखना, जो भारत की आम जनता है प्रत्येक 5 साल में वो लोकसभा के चुनाव में भाग लेती है। और लोकसभा में जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है वो पार्टी आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनाती है। और सरकार में एक व्यक्ति को उस पार्टी में हेड बनाया जाता है जो बनता है भारत का प्रधानमंत्री। तो अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो सरकार का प्रमुख है पीएम, और राष्ट्र के जो हेड है वो होते हैं राष्ट्रपति। दूसरा पॉइंट है, जो राष्ट्रपति है वह सिर्फ नाम मात्र के ही संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इनके पास एक्चुअल में कोई पावर नहीं होती, नाम मात्र की होती है। जैसे कह देते हैं कि बहुत ही कम पावर, नॉमिनली। और अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो सारी की सारी जो पावर होती है एक्चुअल में, वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है वो होती है भारत के प्रधानमंत्री के पास। कारण क्या है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव भारत की जनता ने प्रत्यक्ष रूप से किया है और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत की जनता ने इनडायरेक्ट किया, अप्रत्यक्ष रूप से। तो जनता ने काम करने की अथॉरिटी किसे दी है? पीएम को। पीएम को मतलब लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें काम करने की अथॉरिटी दी है। इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट के जो हेड है वो है पीएम, और वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। और राष्ट्रपति जो है वो देश के हेड है और इनके पास जो शक्ति है वो बहुत ही कम है, वो सिर्फ नाम मात्र के ही संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ये 2 पॉइंट है। इंग्लिश मीडियम के कितने बच्चे हैं? पहले बताओ, चीजें समझ में आ रही है? और जो पॉइंट है हिंदी में उसे अपने आप लिख रहे हो, बोलना है। लिख लोगे? ठीक है, लिख ले दोनों पॉइंट।
देखो भाई, जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में संविधान में कुछ आर्टिकल हैं और ये आर्टिकल शुरू होते हैं 52 से, 52, 53, 54, 5, 6, 7, 8, 59, 60, 61 और 62 तक। अगर हम इनकी डिटेल देखें, भाई आवाज नहीं बचो। आर्टिकल जो 52 है उसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर वो प्रेसिडेंट में होगी। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। 55 में है निर्वाचन की रीति, मैनर्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, कि किस तरह से हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और 54 में है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मेंबर भाग लेता है। और 55 में है कि राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होता है। 56 में है टेन्यूर सिस्टम, कार्यकाल। 57 में है री इलेक्शन, एक व्यक्ति दूसरी बार भी राष्ट्रपति बनने के योग्य। 58 में है क्वालिफिकेशन, कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। 59 में राष्ट्रपति से संबंधित शर्तें हैं। 60 में है शपथ, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। 61 में है महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट, यानी राष्ट्रपति को जबरदस्ती उसके पद से हटाना। और 62 में है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस समय राष्ट्रपति के पद को भरने की जो रीति है उसके बारे में। एक बार बता दो, उनका बताइए, मैं बोल देता हूँ। टेन्यूर सिस्टम कार्यकाल। 57 पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन। 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन। 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं। सवाल है कि शर्तें क्या है। 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं। 67 में है राष्ट्रपति की शपथ। 61 में है महाभियोग, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को जबरदस्ती उसके पद से हटाना। और लास्ट में 62 जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसके बारे में बताया गया है कि कितने दिनों में वो पद भरना है।
देखो भाई देखो, अच्छा जो भी स्टेटमेंट होगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए अलग बोल दूंगा, हिंदी मीडियम वाले देखे जरा एक बार। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है पहला 52, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये यहाँ ध्यान रखना, ये संविधान में एक कंपलसरी है, मतलब राष्ट्रपति का पद किसी भी टाइम खाली नहीं रह सकता है, वो हमेशा चाहे कोई भी कंडीशन हो वो हमेशा भरा रहेगा। ये कहा गया है आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें कि कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसके बारे में संविधान में जो आर्टिकल है 58, इसमें राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन बताई गई है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। पहले समझ लो, ये पॉइंट लिखवाऊंगा मैं। नंबर 1 है कि वह भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति बनने के लिए जो शर्त है। दूसरी है कि उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तीसरी है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। चौथी शर्त जो है वो 59 का भी भाग है कि जो कोई राष्ट्रपति बनेगा वो किसी अन्य पद पर कार्य ना कर रहा हो। लेकिन जो मेन 3 कंडीशन है वो ये है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। तो हेडिंग डालो पहले आर्टिकल 52। वाले लिखो पहले, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। There shall be a president of India. भारत का एक राष्ट्रपति होगा। There shall be a president of India. नेक्स्ट है आर्टिकल 58, राष्ट्रपति बनने की योग्यता। Qualification for election as president. नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। Is a citizen of India. Is a citizen of India. नंबर 2 है 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। Has completed the age of 35 years. तो तीसरी कंडीशन है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य हो। Is qualified for election as a member of the House of People. लोकसभा को House of the People.
देखो, इन योग्यताओं के साथ अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए वो नॉमिनेशन करेगा, अपना फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने के लिए या राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट करते हैं उन्हें बोलते हैं मतदाता। अभी वो पॉइंट छूटा हुआ है जो आर्टिकल 54 है, उसमें आएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहे हैं, उसके बाद वही बताऊंगा। अभी ये ध्यान रखो, सिर्फ मतदाता। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, और सभी राज्यों के जो एमएलए हैं, ठीक है, इलेक्टेड, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का जो कोई भी पर्चा भरेगा उसमें एक कंडीशन है कि जो मतदाता है, क्योंकि मतदाता राष्ट्रपति के निर्वाचन में है एमपी और एमएलए, तो उस राष्ट्रपति को जो खड़ा होने जा रहा है उसे 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 सदस्यों के द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए। ये 50 सदस्य कौन है? या तो वो एमएलए है या वो एमपी है। तो इनका समर्थन की आवश्यकता होगी जब वो पर्चा भरने के लिए जाए। अगर पर्चा जब वो नॉमिनेशन करेंगे अपना, अगर 50 सदस्य नहीं है तो उनका पर्चा वहीं का वहीं कैंसिल हो जाएगा। तो मिनिमम इतने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए अगर कोई राष्ट्रपति का पर्चा भर रहा है। राष्ट्रपति का नॉमिनेशन करते समय जो जमानत राशि है वो है 15,000। तुम दोनों बाहर जाओगे, ध्यान रखना, ये लास्ट वार्निंग है मेरी तुम्हारे लिए। राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे जब वो अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर जो बंदा राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ है, अगर उसे टोटल वोट का, टोटल वैध मतों का 1/6% वोट प्राप्त नहीं होती है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। जमानत राशि का मतलब है जेल नहीं होगी। ये जो 15,000 रुपए दिए हैं वो वापिस नहीं मिलेंगे। जितनी भी वोट होगी उसकी जो वैध वोट है, क्योंकि जितनी वोट पड़ती है उसमें कुछ वोट कैंसिल हो जाती है, तो कैंसिलेशन के बाद जितनी वोट बचेगी उसका 1/6%। अगर उसे वोट नहीं मिलती तो इसकी जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाएगी। तो ये भी कंडीशन इसकी साथ ही है। सभी में जमानत राशि जो है, जितनी भी वैध मत होंगे वो होगी, उसका 1/6 मिलना चाहिए। जैसे ही हम लोकसभा और विधानसभा का पर्चा भरते हैं तो उनमें भी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। अगर किसी को सारी वोटों का 1/6% वोट नहीं मिलता है तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में अलग है। अच्छा, प्रस्तावित तो ऐसे है कि 50 सदस्य जो है वो उसका समर्थन करेंगे कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जो पर्चा भरा जाएगा उस पर अपना नाम लिख देंगे। और अनुमोदित है कि वही 50 सदस्य या अलग हाथ उठा के ये कहेंगे कि हाँ भाई हम तैयार हैं, हम इसकी साथ हैं। 50 सदस्य साइन करेंगे और 50 सदस्य बिना साइन के ही समर्थन देंगे। वही 50 सदस्य हो सकते हैं जिन्होंने साइन किए हैं, या 50 सदस्य अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 50 सदस्य कोई भी। राष्ट्रपति का नॉमिनेशन करते समय
मतदाताओं के द्वारा या मतदाताओं के 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित और 50 सदस्यों के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अच्छा, जो भी पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं इसकी एक एक लाइन से स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएससी में। तो जो भी पॉइंट है उसे अच्छे से याद भी करना है, समझना भी। कोई भी पॉइंट फालतू नहीं है कि जो आपके साइंस या उसमें ना हो, और ये पॉइंट ऐसे हैं कि समझना भी है और उसे याद भी करना। फर्दर द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट for election to the office of president must be subscribed by at least 50 electro as proportion PROPOSERS and 50 electro and secondary. Next one. Full line. Further, the nomination of a candidate for election to the office of president must be subscribed by at least 50 electro and proposer and 50 electro and secondary. Next one. लोकसभा के 25,000 उनकी देखनी पड़ेगी। गाँव प्रधान की लोकसभा और विधानसभा के बराबर 25,000, इसमें 15,000 रुपये। हाँ, तो नेक्स्ट वन लिखना है, राष्ट्रपति का नॉमिनेशन के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है। Every candidate has to make a security deposit of 50,000 rupees in Reserve Bank of India. नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी कैंडिडेट को जिसने पर्चा भरा है, यदि किसी कैंडिडेट को कुल वैध मतों का 1/6% वोट नहीं मिलता है, यदि किसी कैंडिडेट को कुल वैध मतों का 1/6% वोट नहीं मिलता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट
in case the candidate held to secure 1/6 the security deposit in case the candidate failed to secure 1/6 of the votes polled, POLLED. देखो भाई, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 53। इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ का मतलब है यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ की जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी, कार्यपालिका शक्ति, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी सारे के सारे काम भारत सरकार के वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। या तो राष्ट्रपति इन्हें स्वयं करेगा या इन्हें जो अपने अधीनस्थ सबॉर्डिनेट ऑफिसर हैं उनके द्वारा कराएगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 53। ये भी क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट के तौर पर। क्वेश्चन आएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होगी। कथन और कारण के क्वेश्चन देखे होंगे आपने, ठीक है। तो पहले ही जो कथन है वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट यहाँ पर क्या आएगा, राष्ट्रपति। और इसी 53 के क्लोज 2 में कहा गया है कि जो भारत में तीनों सेनाएं हैं उनका कमांडर इन चीफ जो है वो भारत के राष्ट्रपति है। हेडिंग है आर्टिकल 53। समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे वही बताया करो कि भाई जैसे बहुत बोर हो रहे हो। हेडिंग है आर्टिकल 53। हाँ भाई, जो आपने पैसे जमा किए हैं उसको नहीं मिलेगा। किसमें भाई संघ में होती है। देखो अगर हम लोकल उसकी बात करें प्रधानी की, उसमें आई थिंक कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि उसमें कितनी जमानत राशि है, कितनी 2000। जैसे गांव के प्रधान का कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो वो पर्चा भरेगा, फार्म भरेगा, तो उसके हिसाब से 2000 रुपये जमा करेगा, ठीक है। जब चुनाव होंगे जितनी गांव में वोट पड़ी है वह टोटल सपोर्ट करो कि टोटल पड़ी है 2000, लेकिन उसमें से 100 हो गई कैंसिल, तो कितनी बची वैध 1900, 1900। तो उसमें से 1900 में से अगर किसी को 1/6 वोट नहीं मिलती है, सपोज करो किसी को 20 वोट मिली है, तो उसने जो 2000 रुपये जमा किए हैं उसे वो नहीं मिले, वो
होती है जमानत राशि जब्त होना। अच्छा, एक जमानत होती है, जैसे सपोज करो कि आपका कोई यहाँ रिश्तेदार है, उसने किसी का खून कर दिया या किसी के साथ मार पिटाई कर दी, तो एक जमानत आपको जो जज साहब है, जो थाना है, उसमें आपको उसकी जमानत देनी होगी। मतलब उसे जब भी देर मिलेगी जब उसके दो बंदे जाकर जमानत दे, क्योंकि आगे से हम इसकी गारंटी ले रहे हैं, ये आगे से हाथापाई नहीं करेगा, उसने उसकी जमानत करा दी। अब वो था उद्दंडी टाइप, उसने जाकर फिर किसी काम तोड़ दिया, पुलिस ने फिर पकड़ लिया। देखो समझना, तो अगली बार पहले तो उसकी दूसरी बार उसकी जमानत नहीं होगी, और अगर ज्यादा दिक्कत आ गई तो जिन्होंने जमानत दी थी अब वो अपनी जमानत कराई, क्योंकि पुलिस अब उठा के लेके जाएगी, क्योंकि गारंटी तुमने ली थी चीज की कि भाई आगे से ये काम नहीं करेगा। तो वो जमानत अलग है और ये जमानत राशि अलग है। सिर्फ जो आपने पैसा जमा किया है आपका वो पैसा दोबारा से नहीं मिलेगा, सिर्फ ये ये तो भाई है, इसलिए कभी देखना। देखो सुनो, जो कोई सिंपल आदमी होता है उसकी जमानत के लिए तो गांव या आसपास समाज खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो बदमाश टाइप आदमी है उसका पता है, इसका किसी को यकीन नहीं, ये जेल में से छुपते किसी और के साथ मार पिटाई करेगा, तो उसकी ये कार्य सब हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हम तेरी जमानत नहीं देंगे। तो भाई पढ़ाई का जमाना वैसे कम ही है, तो इस चीज से थोड़ा सा बच के रहना। कोई हेडिंग है आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति और डेवलपमेंट कर रही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। एक्चुअली देखो ये चीज है ना, ये भारत का जो विपक्ष है और मीडिया, ये उसका बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि देखते हैं मार्केट में अगर आर्मी वगैरह की जो ड्रेसेज है, आपको मार्केट में बहुत से इंसान ऐसे मिल जाएंगे वो आर्मी में नहीं होते लेकिन वो पहन लेते हैं। तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ये तो जो विपक्ष है उसके द्वारा वो हुल्ला किया गया था और इस वजह से थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। ऐसा नहीं है, सब आदमियों की अपनी स्वतंत्रता है, कहीं पर भी हो, मतलब जहां पर सार्वजनिक चीज ना हो। हम कहीं पर मार्केट में जा रहे हैं, अपने फंक्शन में जा रहे हैं, शादी ब्याह के, तो हमारी पसंद है कि हम किसी भी तरह की ड्रेसेस पहने, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री को ड्रेस पहनने की उसको होमला मिलता था और फिर कोई पोलिटिकल मिलता था। एजुकेटिव पावर ऑफ द यूनियन, the educative power of the union shall be vested in the president by the authority, in the president, and shall be exercised by him
either directly or through officer subordinate to him in according with this constitution. नेक्स्ट वन इज राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है। एक क्वेश्चन लिखना आईएएस में हुआ है 2015 में। कथन और कारण है। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। लिखो बिना उसके वो नहीं हो पाएगा। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। इसमें कारण है आर, प्रधान सेनापति की हैसियत से प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायकी नियंत्रण से स्वतंत्र होती हैं। विधायकी नियंत्रण से स्वतंत्र होती हैं। एक मिनट ब्लैक बोर्ड पे देखना। आपके पास एक तो है कथन और एक है इसका कारण। अच्छा, इसके ऑप्शन देखना किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है। जो इसका पहला आंसर है ए तथा आर, मतलब कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की व्याख्या करता है। कथन आर कारण ए की व्याख्या करता है। ये पहला स्टेटमेंट है। अब देखो दूसरा, इसमें कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। ये सेकंड स्टेटमेंट है इसका। तीसरा है कथन ए सही है और आर गलत है। और जो चौथा ऑप्शन है ए गलत है, आर सही है। अब बताओ, आराम से पढ़ो और उसके बाद बताओ। यार मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं, बस ये ध्यान रखना है जो कमांडर इन चीफ की जो पावर है उस पर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पावर का रहता है या नहीं। मीन्स इसका ये है। सेकंड वाले उसी के बाद बताओ। जो राष्ट्रपति की पावर है किसके बारे में, कमांडर इन चीफ की, क्या उस पर लेजिस्लेटिव का कंट्रोल रहता है, संसद का नियंत्रण रहता है या नहीं। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्या बताओ? आ गया? अब बताओ आंसर क्या है। सी में क्या है, यानी कि कथन ए सही है और आर गलत। कोई हो?
बी बी में यानी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर जो है कारण उसकी व्याख्या नहीं करता है। हाँ भाई पीछे ए मतलब दोनों सही है और आर इसकी व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर इज सी। देखो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें कुछ डाउट है नहीं, डाउट है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है राष्ट्रपति की जो कमांडर इन चीफ की पावर है, क्या उस पर विधायी का मतलब होता है पार्लियामेंट, संसद, क्या वो संसद से स्वतंत्र है? नहीं, संसद चाहे तो राष्ट्रपति की किसी भी पावर को कम कर सकती है। तो इसलिए जो कारण है वो आर गलत है और सिर्फ स्टेटमेंट जो ए है वही सही है। तो इसमें आंसर आएगा ए, सॉरी सी, जिसमें ए सही है और आर गलत है। सर आ गए देखिए कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो ना? इसमें 58 हाँ